देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देखे हुए थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार ये पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में आपके। ठीक है? इसके बाद से हम उसके आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है? ये हम 10 क्वेश्चन पहले देखे हुए थे पिछले वीडियो में। अब इसके अगले वीडियो में, इस वीडियो में यानी हम ये आगे इसके 10 से आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है? इसमें सबसे पहला है, भारत में आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 जुलाई से 31 जून तक होता है। भारत में आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। लेकिन आरबीआई का तो वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है, लेकिन व्यावसायिक बैंकों का जो वित्तीय वर्ष होता है, व्यावसायिक बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है, वो होता है, देख लीजिए पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक व्यावसायिक बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है। जबकि आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आरबीआई के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरबीआई को बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंकर कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंकर कहा जाता है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, कब हुआ था? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है। इसको याद रखना है कि भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है। किस राज्य का? तो गोवा राज्य का आय प्रति व्यक्ति जो होता है सबसे अधिक होता है। लेकिन वही बिहार में पूछे किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है, तो बिहार में पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय जो होता है सबसे अधिक होता है। कौन से जिला का? पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो किए थे दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी थे 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। इन्होंने ही प्रति व्यक्ति यह सर्वप्रथम 20 रुपया बताया था। दादा भाई नौरोजी ने ही इन प्रति व्यक्ति आय उस समय सबसे पहले 20 रुपया बताया था। इनके द्वारा एक बहुत फेमस पुस्तक है जो कई बार नाम देकर के पूछा है, प्रॉपर्टी इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉपर्टी इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक भी कौन है? दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, अगला है सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। सेवा क्षेत्र यानी जो हमारे अर्थव्यवस्था को है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हमारा आ जाता है कृषि। क्या आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है कृषि। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है हम लोग का उद्योग। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाता है? उद्योग। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाता है? उद्योग। और तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है हम लोग का सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? परिवहन, बैंकिंग, व्यापार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? आरबीआई। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। लेकिन सिक्के को जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय। सिक्के जो जारी करता है कौन कराता है? वित्त मंत्रालय। लेकिन 1 रुपये का नोट भी जो जारी करता है, 1 रुपये का नोट, वो भी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपये का नोट भी जो जारी करता है कौन करता है? वित्त मंत्रालय। लेकिन बाकी जितनी भी करेंसी होती है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि भारत में मुद्रा बाजार अल्पकाल और दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। भारत में जो मुद्रा बाजार होता है वो अल्पकाल और मध्यकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। लेकिन पूंजी बाजार जो होता है, कौन सा? पूंजी बाजार, वो हमारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अब भाई बात यहाँ पे आता है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या है? अल्प कैसे पता चलेगा कि ये अल्पकाल है? अगर ऋण की जो
अवधि है, ऋण लेने की अवधि है 1 साल से कम है, ठीक है, 1 साल से कम है तो उसको बोलते हैं अल्पकालीन ऋण। अगर वही 1 साल से 3 साल के बीच में है तो उसको बोलते हैं मध्यकालीन ऋण। अगर 3 साल से ज़्यादा हो जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, दीर्घकालीन ऋण। और दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान करता है वो कौन करता है, पूंजी बाजार। वैश्वीकरण के कितने अंग है, ये याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। वैश्वीकरण के कितने अंग है, 5। वैश्वीकरण के कितने अंग हो जाते हैं, 5। आगे है इसमें उपभोक्ता शिकायत के लिए। अगर उपभोक्ता किसी चीज़ का शिकायत करता है तो उसके लिए उसको एक भी शुल्क जारी नहीं करना पड़ता है, एक भी रुपये उसमें शुल्क उसका नहीं लगता है। उसके बाद है आभूषण पर शुद्धता के लिए हॉलमार्क का चिन्ह दिया जाता है। देखिए आभूषण पर शुद्धता के लिए हॉलमार्क का चिन्ह दिया जाता है, लेकिन जो कृषि संबंधित जो वस्तुएं होती है उस पर एक मार्क का चिन्ह होता है। किसका रहता है, एक मार्क का चिन्ह रहता है। कृषि संबंधित वस्तुएं पर एक मार्क का चिन्ह रहता है। लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, अगर उसके सुरक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो होता है वो उस पर ISI मार्क का चिन्ह रहता है। किसका रहता है, ISI मार्क का चिन्ह रहता है। उसके बाद है अगला प्रश्न में, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 5 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस 5 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। यहीं से याद रखिएगा नई आर्थिक नीति कब आई, नई आर्थिक नीति कब लगी थी, नई आर्थिक नीति 1991। नई आर्थिक नीति कब लगी थी, 1991 में ही थी, ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं बाकी प्रश्न को इसके अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।